LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. हमने एक बड़ी यहाँ पर गैलरी लगाई है, फोटो गैलरी हमारे स्टूडियो में, जो आप देख सकते हैं। जो वित्त मंत्री हमारे देश में रहे हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया है, वहां से देखिए, वो आपको देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर डॉक्टर सीडी देशमुख हैं, जो 1951 से 1957 तक देश के वित्त मंत्री रहे। दूसरे नंबर पर आप जिनको देख रहे हैं, दरअसल उन्होंने आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था, वो है आर.के. षणमुगम चेट्टी साहब। 1947 से 49 तक हमारे वित्त मंत्री रहे। उसके बाद मधु दंडवते जी हैं, एन.डी. तिवारी हैं, एच.एम. पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। नवंबर 1947 में षणमुगम साहब जी, डॉक्टर जो 26 नवंबर, डेट बड़ी इंटरेस्टिंग है गौरव। बिल्कुल, 26 नवंबर। अभी ये लोग फाइनेंशियल क्लोजिंग की बात करते हैं जी, लेकिन तब 26 नवंबर में पेश हुआ था। बिल्कुल। फिर डॉक्टर जॉन मथाई हैं, मुरारजी देसाई हैं, इंदिरा गांधी हैं, चरण सिंह को आप देख रहे हैं, वेंकट रमन को देख रहे हैं, वीपी सिंह, राजीव गांधी, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह, जसवंत सिंग, चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं अरुण जेटली, और मौजूदा वित्त मंत्री। यहाँ पर एक फोटो आपको दिखाई दे रही है, आप उस फोटो को जरा ध्यान से देखिएगा। मैं चाहूंगा अपनी टीम को जूम इन करने के लिए। वो हैं हीरू भाई मुलजी भाई पटेल, जिन्होंने इंटरिम बजट पेश किया था 1977 में। बिल्कुल। और वो सिर्फ 800 वर्ड्स का था, और इमरजेंसी के बाद का बजट 800 वर्ड्स का बजट था। उसको कंपेयर करिए 2020 में निर्मला सीतारमण जी का जो बजट था, वो बजट कितना था? 2 घंटा 40 मिनट। आज क्या होगा, ये देखने वाली बात है। अब महंगाई की अगर बात की जाए, अब ये महंगाई बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप लोग बोल सकते हैं, मैं ग्राफिक्स को बताने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक आपको बता रहा हूं कि महंगाई कम हो रही है, फूड इन्फ्लेशन कम हो रहा है। लेकिन भाई, अब आप इसको एनालाइज करिए कि ऑन एन एवरेज ईयरली बेसिस पे 30% बढ़ती जा रही है, परसेंटेज पॉइंट्स में कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल पॉकेट पे तो चोट लग रही है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, राष्ट्रपति भवन में आपको दिखाई दे रही हैं इस देश के वित्त मंत्री। और ये, खैर, उस विजुअल पर वापस आ रहे हैं। आम आदमी को आस है बजट से महंगाई में राहत कितनी मिलेगी। बजट के बाद आम आदमी की थाली कुछ सस्ती हो जाएगी क्या, देखने वाली बात है। वो थाली जो दिसंबर 2023 में 29 रुपए 70 पैसे में मिल रही थी, और 2024 में 31 रुपए 60 पैसे में हो गई। एक साल में 6% महंगाई बढ़ गई है। और यहां पर हम ऑयल की तो बात कर ही नहीं रहे गौरव, नहीं, और इसमें भी की तो बात कर ही नहीं रहे। 6% महंगाई जो है, ठीक है, आरबीआई की लिमिट के अंदर है, लेकिन ये खाने पीने की महंगाई है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अभी बजट से शेयर बाजार क्या चाहता है वो तो छोड़ दीजिए, बजट से आम लोग क्या चाहते हैं उस पर अब की उम्मीदें हैं। बजट से हम और आप क्या चाहते हैं, बहुत बड़ा सेगमेंट है जो शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाता, वो क्या चाहता है उस पर ही बात करेंगे। लेकिन नरेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं। नरेश जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नरेश जी, एक सवाल पूछा था अभी निशान जी ने आपसे कि अगर आप वित्त मंत्री से कुछ कहते कि आपको बजट में क्या चाहिए, या आपकी क्षेत्र की जनता को क्या चाहिए बजट से, तो क्या होगी वो चीज, बताइए। देखिए, बजट से हर आदमी उम्मीद कर रहा है। जैसे अभी मैं सुन रहा था, आपके यहाँ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उसमें बिल्कुल सही बात है कि जब गरीब आदमी को 1 रुपया मिलता है तो वो 80-90 पैसे खर्च करता है। अमीर को 1 रुपया मिलता है तो वो 10-20 पैसे खर्च करता है। तो डिमांड बढ़ेगी जब व्यक्ति की जेब में पैसा होगा, तो सारे विकास के काम भी होंगे। बुनियादी ढांचे में जब खर्च होता है, रोड बनती है, रेलवे ट्रैक बढ़ता है, मेट्रो बढ़ती है, तो बुनियादी ढांचे में जब खर्चा होता है तो उससे रोजगार का सर्जन होता है। और रोजगार जब होता है तो व्यक्ति को पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो वो खर्च करता है, खर्च करता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, उसमें फिर रोजगार का सर्जन होता है। तो ये साइकिल है। और निर्मला सीतारमण जी ने 8वां बजट पेश कर रही है जी, तो इन सब चीजों को अच्छी तरह जानती है। अच्छा नरेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही और बड़ा अच्छा लगा कि एक नेता इतने अच्छे से इकोनॉमिक्स को भी समझा रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, वो माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है क्या आज? आप भी इंतजार कर रहे हैं क्या उसका? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और पूरे बजट को उनकी एक लाइन में समझा जा सकता है कि गरीबों पर और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। उन्होंने ये कल कहा है, तो मैं समझता हूं पूरे बजट की दशा और दिशा इस एक लाइन में सब समझ सकते हैं।
बिल्कुल, तो बजट की दशा और दिशा सब लोग एक लाइन से समझ सकते हैं। नरेश जी आप रहिए मेरे साथ, देखिए हम लगातार बात करते रहेंगे। तो नरेश बंसल बीजेपी के सांसद साफ कह रहे हैं कि दशा और दिशा आप समझ सकते हैं, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही है रेलवे से जुड़ी हुई। रेल बजट तो अब क्योंकि इसी बजट में मर्ज हो गया है, लेकिन बजट में रेलवे पर फोकस रहने वाला है। नई ट्रेनों के लिए एलोकेशन बढ़ सकता है, नॉन एसी कोचेस की संख्या बढ़ सकती है, और टीवी9 के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक रेलवे पर फोकस रहेगा। देश की लाइफलाइन कही जाती है, आम आदमी के लिए अभी भी ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा साधन है। और टीवी9 पर जो एक्सक्लूसिव जानकारी है वो ये कि रेलवेज पर सरकार इस बार एलोकेशन सिक्योरिटी पर, सेफ्टी पर, नई ट्रेनों पर और नॉन एसी कोचेस पर फोकस रख सकती है। ये इंटरेस्टिंग है गौरव, क्योंकि ये देखते हुए कि किस तरीके से राष्ट्रपति जी ने कल अपने बजट भाषण में इस बात का सरकार को श्रेय दिया, जिक्र किया कि रेलवे को लेकर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बड़े तेजी से हो रहे हैं और कनेक्टिविटी बहुत दूर दराज के इलाकों तक की जा रही है। इसमें इंटरेस्टिंग कई सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो आप डाउन अप नॉर्थ में देखें जिस तरीके से चीजें कनेक्ट की जा रही हैं, अभी हमने श्रीनगर में जो चीजें देखी उनको लेकर काफी सारी चीजें सामने आ रही हैं। फिर हमें नहीं भूलना चाहिए कि मेट्रो में 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है स्टेट का और सेंट्रल का, उसको लेकर भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब मेरा सवाल है अरुण जी से। अरुण जी, एक आंकड़ा है वो यह कहता है कि इस देश में 85% किसान, उनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। एमएसएमई जो है वो करीब 95%, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट 97.5% लोगों को एम्प्लॉय करता है। जो ये सेक्टर्स हैं और ये दोनों अनऑर्गेनाइज हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने की पिछले बजट में कोशिश की जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल दिखाई देता है। क्या होगा यहां पर? किसान की बात करूं, एमएसएमई उनकी बात करूं, उसमें क्या लगता है आपको? किसानों की जो किसान सम्मान निधि है उसे फौरन से बढ़ा के 12,000 कर देना चाहिए। उसके 2 फायदे होंगे। किसानों को तो जो फायदा होगा, एक बड़ी समस्या है कि डिमांड पैदा नहीं हो रही इकोनॉमी में। अगर किसान के हाथ में 6 के बजाय 12 आएगा तो थोड़ी चीज़ें ज़्यादा बेची जा सकेंगी। और एमएसएमई की प्रॉब्लम्स 2 तरह की हैं। एक तो फाइनेंस की दिक्कत उनकी है ही, साथ में बड़ा समस्या उनका ये है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी मार्केट में कि ब्रांड बिल्डिंग बड़ी भारी समस्या हो रही है। उनको जब तक कंसेशन रेट का फाइनेंस नहीं मिलेगा तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था हो कि 4% या 5% पे व्यवस्था हो पाए तो एमएससी का भला होगा, उद्योग का भला होगा। और जो एक सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया, स्वदेशी की भावना है। स्वदेशी की भावना का सही अर्थों में रिप्रेजेंटेशन कोई सेक्टर करता है इंडिया में तो एमएसएमई है। ठीक बात। अगर सरकार वाकई अपने नारे को लेकर सेंसिटिव है तो उनके लिए विशेष इसमें किया जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कितना कर पाएगी एमएसएमई, किसान, मिडिल क्लास, सबके लिए, तीनों के लिए एक साथ कर पाना इतना आसान? आप जो बता रहे हैं मुझे उसमें एक नितिन गडकरी जी की एक लाइन याद आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो हमें एमएसएमई पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अभी हम शायद 3.9 ट्रिलियन कुछ हैं। और निशांत आपको मालूम है, जब हमने कल एक शो किया गौरव एंड गौरव बजट की भविष्यवाणी, तो प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने उसमें जो दूसरी भविष्यवाणी की, उन्होंने कहा कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज हैं, सरकार उन पर जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है इस बार। तो देखना है वो क्या होता है।